और जो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश किंग के अधीन जो शासन रहा है उसके अधीन बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी, कंपनी के अधीन विकास। कंपनी के अधीन जो विकास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1949 तक, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या है, कालखंड क्या है, 1773 से लेकर 1853 तक। 1858 में जब भारत सरकार अधिनियम आएगा 1858, तब से क्या है, क्राउन के अधीन बात की जाएगी। लेकिन आज क्या है, सिर्फ कंपनी के अधीन। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स का भारत में आने का 1600 एडी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में क्या होता है कि वो भारत आते हैं, ठीक है। तो 1600 ईस्वी तक जो भारत की ख्याति रही है, एक समृद्ध देश और व्यापार वाणिज्य में क्या है, काफी विकसित रही है। तो जो पूर्वी देश थे जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या अफ्रीका के जो देश थे, तो इन पर क्या हुआ, 16वीं शताब्दी आते आते तक कई नई नई खोजें हुई। जैसे कोलंबस द्वारा क्या है, अमेरिका की खोज की गई और भारत की अफ्रीका होते हुए वास्को डिगामा द्वारा 1498 में। तो जो प्रसिद्धि थी वास्को डिगामा के थ्रू यूरोप में क्या है, पहुंच चुकी थी पूर्वी देशों की, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो अपनी बेसिक सत्ता स्थापित करना चाहता था सभी देशों पर, तो वहां के जो व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारियों ने क्या किया, तब की महारानी थी कौन ब्रिटेन में, क्वीन एलिजाबेथ, हाँ, क्वीन एलिजाबेथ। तो वहां के व्यापारी समूह ने क्या किया, उनसे एक अधिकार पत्र लिया, यानी राजलेख जिसे कहते हैं, या चार्टर भी कहते हैं उसे इंग्लिश में, चार्टर या राजलेख या महाधिकार पत्र कह सकते हैं। 1600 एडी में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या था, लोक प्रचलित नाम जिसको हम लोग जानते हैं इतिहास में, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसको अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन सा, जॉन कंपनी, ठीक है। तो जॉन कंपनी में टोटल 24 मेंबर्स थे। जो COD था उनका, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, जो भारत में कंपनियों, EIC कंपनी क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक हो चाहे वाणिज्यिक मामले हो, कौन नियंत्रित कर रहा था, इन्हीं 24 सदस्यों के थ्रू COD जो निदेशक मंडल, ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। 24 सदस्यों की कंपनी बनाने के बाद EIC क्या है, भारत आती है 600 एडी में। हालांकि 1613 तक, 1613 तक क्या है, इन्हें व्यापारिक अनुमति इंडिया में नहीं मिलती है, जब तक कि क्या है, अकबर है और कौन, जहांगीर, भारत का सम्राट उस वक्त अकबर था जब कंपनी बनी, और जहांगीर के समय 1613 तक। 1613 में इन्हें कंपनी के एक क्या कोठी खोलने का अनुमति दी गई जहांगीर द्वारा। कहां पर पहली कोठी बनी अंग्रेजों की, सूरत में, ठीक है। तो 613 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की गई ब्रिटिशर्स द्वारा या EIC कंपनी के सदस्यों द्वारा, ओके। फिर 1615 में थॉमस रो, ठीक है, जॉन हॉकिंस 1607 में जहांगीर से मिला, 1613 में थॉमस रो मिला, जिसने क्या किया, सूरत कोठी स्थापित की, उससे अनुमति प्राप्त की जहांगीर से। हालांकि यह सिलसिला चलता रहा, भारत में व्यापारिक वाणिज्य बढ़ते रहे EIC कंपनी के ऑल ओवर इंडिया, जैसे मद्रास, बंबई, कलकत्ता। अब बारी थी क्या कि कंपनी पर क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण या राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए ब्रिटिश संसद द्वारा। इसी क्रम में 1773 में एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। उस पहले एक्ट का क्या नाम था,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के जो कार्य थे भारत में, व्यापारिक और राजनैतिक दोनों, क्या किया गया, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। अभी तक जो बंगाल का नियंत्रण कैसे स्थापित की गई, गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया, गवर्नर के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की क्या है गठन किया गया, जो उसके कार्यों में क्या है सहायता करती थी। ओके, तो 4 सदस्यीय परिषद का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया गवर्नर जनरल के लिए। हालांकि उसके पहले क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या किया गया, एक नया नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, इस एक्ट के मेन फैक्ट ये था, मुख्य बात ये थी, इसका क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया या ऐसी कंपनी के कार्यों का। जैसे अभी तक जितनी प्रेसिडेंसीज बनी थी, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, तीनों जगह के क्या थे, गवर्नर्स अलग अलग थे। विधायी कार्य हो चाहे प्रशासनिक कार्य हो, अलग अलग कार्य कर रहे थे। लेकिन केंद्रीकरण की दिशा में क्या किया, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, यानी कि बंगाल के अधीन सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। किनको, मद्रास और बंबई को, कलकत्ता। ठीक है, पहला तो केंद्रीकरण की दिशा में ये प्रोविजंस किए गए। दूसरा, जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल के लिए, जो उसके सहायता करती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था, क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। और इसी क्रम में नेक्स्ट ईयर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहां, कलकत्ता में। ओके, और इस सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे, टोटल 4, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो चीफ न्यायाधीश किसे बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य सदस्य थे, कौन कौन, हाइड, मैस्ले और चैम्बर्स। ठीक है, जॉन हाइड, एससी मैस्ले और चैम्बर्स। हालांकि इसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और आज का सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे दिमाग में आता है तो क्या है, वो ऑल ओवर ज्यूरिडिक्शन है उसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और जितने हाई कोर्ट्स हैं और जो सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, वो भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, केवल और केवल किसके लिए था, कलकत्ता के लिए। ठीक है, इसके ज्यूरिडिक्शन में जो एरिया आता था, क्या था, सिर्फ कलकत्ता का क्षेत्र था। हालांकि कंपनी के जो अभी भी कर्मचारी थे इसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते थे। ओके, तो ये प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन हो गया सुप्रीम कोर्ट का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फोर्थ प्रोविजन जो किए गए इस एक्ट के थ्रू, निजी व्यापार। ठीक है,
जो कंपनी के कर्मचारी थे या ऐसी कंपनी के निजी व्यापार करते थे उस वक्त, अब तक 1600 एडी से लेकर 1772 या 73 तक, तो उनके निजी व्यापार पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ओके, तो मेनली ये 4 प्रोविजन जो किए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1770 थ्रू के तहत, इससे क्या किया गया, या ऐसी कंपनी पर नियंत्रण और नियमित करने का उसको प्रयास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। नेक्स्ट जो इसी क्रम में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रसार में, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसे क्यों लाया गया, एक आध कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जैसे जो कंपनी द्वारा भू राजस्व रेवेन्यू सिविल मामले थे, नागरिक ठीक है, और सैन्य मामले। ठीक है, तो 1781 के थ्रू जो भू राजस्व और नागरिक सैन्य मामले थे उसको क्या किया गया, अनिवार्य किया गया कि यह इसकी जानकारी समय समय पर कौन किसको उपलब्ध कराएगा, ब्रिटिश संसद को सीओडी द्वारा, जो 24 सदस्य थे सीओडी में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, अनिवार्य बना दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के थ्रू। ओके, रेवेन्यू, सिविल्स और मिलिट्री इशूज, सैन्य मामले। आगे जो एक्ट आता है विलियम पिट्स द्वारा, कौन थे विलियम पिट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, या ठीक है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। (1784) में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के थ्रू क्या प्रोविजंस किए गए, जो सीओडी है कंपनी की, ईआईसी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहले तो इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया, एक और बोर्ड का गठन किया गया इसके ऊपर, सीओडी के ऊपर, क्या नाम था, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फॉर्मेशन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसमें 6 सदस्यों को रखा गया। कितने मेंबर्स थे, 6 सदस्य। और ये सीधे क्या है, ब्रिटिश सम्राट था उसके द्वारा नियुक्त होते थे। किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा अगर नियुक्त हो रहे हैं तो ये इनकी लायबिलिटी किसके प्रति है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश, इनकी जो लायबिलिटी थी ब्रिटिश संसद के प्रति थी। और जो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक मामले थे उनका क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। यानी सीओडी अब क्या देखती थी, सिर्फ व्यापारिक मामलों को ही सीओडी द्वारा देखा जाता था। व्यापारिक मामले सीओडी देखती थी। ठीक है, और बीओसी जो गठन किया गया, यह इसे क्या दिया गया, प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन बीओसी द्वारा। ठीक है, यह अनिवार्य किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, सीओडी और बीओसी में क्या स्थापित करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, डायआर्की रूल। यानी शुरुआत होती है कंपनी में किसकी, द्वैध शासन की। ठीक है, तो पिट्स ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर पिट्स ने कंपनी में द्वैध शासन लागू कर दिया बीओसी के माध्यम से।
ओके। और इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसे अब 3 सदस्यीय कर दिया गया। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही था इसमें कि 1784 के एक्ट में कि इस कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक मामलों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। फिर सेकंड पॉइंट जो इसमें था कि बीओसी के ऊपर, सीओडी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसका फॉर्मेशन किया गया, बीओसी का, जिसमें 6 सदस्य क्या थे, नियुक्ति की गई ब्रिटिश सम्राट द्वारा, और ये 6 के 6 सदस्य क्या है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। फोर्थ पॉइंट जो इसमें था 1784 के एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद थी उसको 3 सदस्य में कर दिया गया, यानी 1 सदस्य को हटा दिया गया। ठीक है। अगला क्रम किसका आएगा, किस एक्ट का, 1793 का चार्टर एक्ट या महाधिकार पत्र। इस एक्ट में कोई खास बात नहीं की गई या कोई खास प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी है उसको और भी व्यापार करने के लिए कुछ अवधि निर्धारित की गई, समय दिया गया। कितना, 20 ईयर्स, यानी 1793 तक तो व्यापार कर ही रहा, 20 साल और, यानी 1813। इसीलिए 1830 में क्या, एक और एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। मतलब भारत में व्यापार वाणिज्य करने के लिए कंपनी को क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा 20 साल और दे दिया गया कि आप 20 साल और व्यापार वाणिज्य करिए, अकेले करिए। ठीक है, अभी अकेले कर रहे हैं, और कोई भी ब्रिटिश नागरिक व्यापार भारत में नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन 1813 में एक्ट आएगा, नेक्स्ट एक्ट, इसमें क्या है, कंपनी के जो ये मूल अधिकार रहा अब तक 1813 से पहले तक, यानी कि व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार, उसको क्या है, तोड़ा जाएगा। यानी अब कोई भी भारत में व्यापार कर सकता है, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या किया गया, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो व्यापारिक अधिकार जो था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। अभी तक मोनोपोली थी इसकी, ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा गया। मीन्स अब कंपनी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ चाइना या चीन देश के साथ व्यापार करने का अधिकार है, और एक गुड्स यानी वस्तु का, कौन सी गुड्स, अभी हम और पांडे जी पी रहे थे चाय। ठीक है। तो चीन देश के साथ व्यापार कौन कर सकता था अभी भी, सिर्फ और सिर्फ EIC। और चाय वस्तु का व्यापार भी, किस व्यापार एकाधिकार किसके पास अभी रखा गया, कंपनी के पास। ठीक है। तो जो व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली EIC का, उसको क्या किया गया, भंग किया गया, तोड़ा गया, और कंपनी के पास अधिकार रहे एक और क्या, चीन देश के साथ, और चाय वस्तु का व्यापार। अब सभी ब्रिटिशर्स के लिए क्या है, कोई भी ब्रिटिशर्स भारत में क्या है, व्यापार कर सकता है, कोई और कंपनी भी भारत में क्या व्यापार कर सकती है। नेक्स्ट जो प्रोविजंस किया गया इसमें, पहली बार शिक्षा का बजट लाया गया, और यह राशि कितनी थी, 1 लाख, ओनली 1 लाख। हालांकि आज के हिसाब से काफी कम है, आज क्या उस समय के हिसाब से भी काफी कम था, इतना बड़ा देश, जनसंख्या है, जो भी हो कमी, लेकिन क्या है, पहली बार शुरुआत की गई शिक्षा में बजट की। ठीक है। तो ये मुख्य जो 3 पॉइंट्स थे, व्यापारिक एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार, और शिक्षा का बजट, मेनली 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू क्या है, प्रोविजंस किए गए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें एक्ट्स की, वो कौन सा एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट।
ठीक है। तो पहला पॉइंट प्रोविजन तो यही था जो हमने 1813 के चार्टर एक्ट में देखा, ये व्यापारिक एकाधिकार वाली बात की गई, और चीन देश के साथ और चाय वस्त्र के साथ। अब क्या है, टोटल जो एकाधिकार था चीन के साथ और चाय वस्त्र के साथ व्यापार, इसका क्या किया गया, ये भी कंपनी से क्या है, छीन लिया गया। यानी पूर्णतः कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया पूर्णतः। अब चाय का भी कोई व्यापार कर सकता है और चीन देश के साथ भी। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था, विधायी कार्यों से रिलेटेड 1773 के मैंने देखा था कि मद्रास और बंबई तो क्या सिर्फ अधीन लाया गया था बंगाल के, लेकिन विधायी कार्य अभी भी किसके पास था, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू क्या प्रोविजन किया गया, मद्रास और बंबई की जो विधायी शक्तियां हैं, लॉ फॉर्मेशन की जो शक्तियां हैं, उसको भी क्या है, छीन लिया गया। यानी वो किसके पास चली गई, भारत के गवर्नर जनरल, जो इसी एक्ट के थ्रू क्या है, प्रोविजंस किए गए थे। ठीक है। इस एक्ट के थ्रू एक और प्रोविजन था क्या, कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसे क्या घोषित किया गया, पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का। अब बात की जाएगी किसकी, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र। ओके। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब उसको क्या कहते, मतलब इस समय तक आते आते मैक्सिमम एरियाज पर क्या है, कंपनी का आधिपत्य हो चुका था, या उसके अंदर में आ चुके थे मैक्सिमम एरियाज। इसलिए अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र की बात की जाएगी, और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के लिए क्या बात की गई, अब बंगाल के गवर्नर जनरल क्या है, ओवरऑल पूरे इंडिया का, यानी भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होने वाले विलियम बेंटिंग। आप क्या बोल रहे हैं, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। यहाँ जब उसको बंगाल का गवर्नर क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, नाम दिया गया, तो वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिंग। ओके। ये हो गए दो मेन पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट, एक विधि सदस्य की, गवर्नर जनरल का जो परिषद थी, उसमें क्या है, एक लॉ मेंबर की गठन किया है, लेकिन वो क्या था, अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। ठीक है। अस्थाई तौर पर, अस्थाई पद था, कौन सा, विधि सदस्य। और यहीं से एंट्री होगी किसकी, लॉर्ड मैकाले, यही सदस्य था। इसने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, निष्पंदन का सिद्धांत, शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत दिया। ठीक है। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य, एक विधि सदस्य का अस्थायी पद सृजित किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। थर्ड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या प्रोविजंस थे इसमें, भारतीयों को क्या आरक्षण देने की बात की गई इस एक्ट की धारा 87 के थ्रू। क्या बात की गई इस एक्ट में, कि धर्म, वर्ण, वंश, ठीक है, और जाति के आधार पर कोई भी क्या है, सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए भारतीय एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। हालांकि यह लागू नहीं हो सका। क्यों लागू नहीं हो सका, जो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी विरोध के बाद अपोज किया उन्होंने, इस धारा को क्या है, लागू नहीं किया गया। लेकिन हालांकि पहली बार क्या है, कंपनी में नौकरी के लिए
सरकारी सेवा के लिए भारतीयों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। ओके, तो ये मेन 4-5 प्रोविजंस किसमें बात हो गई, 1833 का चार्टर एक्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो आज का टॉपिक में हम बात करेंगे, कंपनी के अधीन कौन सा एक्ट आएगा इसके बाद, 20-20 वर्ष पे आ रहा है, 1853 का चार्टर एक्ट, महाधिकार पत्र या राजलेख, ठीक है। क्या प्रोविजंस थे इसमें, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य कर रही थी एक साथ, ठीक है, उसको क्या किया गया, अलग किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में जो विधायी कार्य थे वह प्रशासनिक कार्य सेपरेट किया गया। ठीक है, जब अलग किया जाएगा तो और मेंबर्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो 6 सदस्य नियुक्त किए गए, यानी आप कह सकते हैं पार्षद, ठीक है। 6 सदस्य गवर्नर जनरल में की परिषद में क्या है और ऐड किए गए, 6 पार्षद जोड़े गए, जिन्हें कहा गया क्या, क्योंकि विधायी कार्य अलग किया जाते हैं, विधायी कार्य अब ये करेंगे, अब इन्हें क्या कहा जाएगा, विधायी परिषद। हो गए, तो क्या हो गए, विधायी परिषद इन्हें कहा गया, या इन्हें कहा गया क्या, गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद, विधान बनाएंगे ना ये, ठीक है, तो नई विधान परिषद की बात की गई, या केंद्रीय विधान परिषद, अब यही क्या है, आगे चलकर केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें क्या है, सभी एक्ट्स में सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधान परिषद संख्या बढ़ती जाएगी। जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, फिलहाल अभी हम संविधान के विकास की बात करेंगे, और ये संख्या बढ़ते बढ़ते पहुंचेगी 140-47, और भी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये अब क्या एक छोटी संसद की तरह कार्य करने लगी। सेकंड पॉइंट, 6% सदस्य, ठीक है, छोटी संसद, 6 पार्षद, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रोविजंस किया गया इसमें, जिसकी तैयारी करते करते हम लोग पढ़ाने लगे हैं, सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा के लिए क्या किया गया, आईसीएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत की गई। अभी तक प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए। इसी में से निकल के आएंगे एस.एन. बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई, और एक चीज किया गया क्या, इनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई। हालांकि वो प्रशिक्षण की व्यवस्था जो की गई वो इंडिया में नहीं था, कहां था, लंदन में, हेल्सबरी जगह है, हेल्सबरी, लंदन में, यानी यहां नियुक्ति भारत में होनी है, लेकिन प्रशिक्षण कहां होगा, लंदन में, ठीक है। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन की प्रोविजंस किए गए, और प्रशिक्षण के लिए हेल्सबरी, लंदन, ठीक है, भेजा जाता था। और जो ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, 4th पॉइंट जो प्रोविजंस किए गए, इसमें क्या था, स्थानीय आरक्षण की शुरुआत किया गया, या आप कह सकते हैं स्थानीय प्रतिनिधित्व का। स्थानीय प्रतिनिधित्व इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किसमें, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, परिषद में। कितनी सीटें अब भारतीयों से भरी जाएंगी, 4,
ठीक है। तो 4 सदस्य जो थे गवर्नर जनरल में की परिषद में, भारतीय क्षेत्र से लिए जाने थे। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन थे? प्रेसिडेंसी से आएंगे, एक एक प्रेसिडेंसी से, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी तो पता ही नाम, कौन कौन? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे यानी बंबई, और चौथा क्षेत्र आगरा, यूपी, ठीक है। इन चारों क्षेत्रों के जो स्थानीय सरकार थी, लोकल गवर्नमेंट, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता था, ठीक है। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य कहां कहां से? बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से। और इनका चुनाव किसके द्वारा? जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा की जाने लगी, ठीक है, प्रोविजंस किया गया। तो आज हमने जो बात की कंपनी के अधीन विकास राज व्यवस्था का, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। आज बस इतना ही, कंपनी के अधीन विकास के। और जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके अधीन? ताज के अधीन, ठीक है, क्राउन के अधीन, अंडर द रूल ऑफ क्राउन, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।